हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल RK स्टडी कंपटीशन 1 पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पर प्रत्येक सब्जेक्ट को धीरे धीरे आपको दिया जा रहा है और हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको जो राकेश सर हैं, मैं उनकी पूरी बुक अच्छे से कराऊंगा और बहुत ही अच्छे से ट्रिक के साथ, और जहाँ ट्रिक लगेगी वहाँ ट्रिक लगाऊंगा और जहाँ बेसिक होगा वहाँ बेसिक से कराऊंगा। देखिए, जो आज हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी में हम पहले ही पार्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और पहला पार्ट हमने पढ़ा है, वो पढ़ा है पाचन तंत्र। क्या पढ़ा है? पाचन तंत्र से बोलते हैं डाइजेशन सिस्टम। क्या बोलते हैं? डाइजेशन सिस्टम, ये डाइजेटिव सिस्टम। अब देखिए, जैसे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कल कराए थे और इससे पिछली वीडियो में कराए थे, और आज जो हम लेने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। हमने आपसे वादा किया है कि हम एक टॉपिक के कम से कम 15 से 30 क्वेश्चन कराएंगे। 15 से 30 क्वेश्चन कराएंगे। तो आपसे बस मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप बस पढ़ाई में लगे रहिए, अच्छे से मेहनत कीजिए और मेहनत करके अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए। विफलताओं से नहीं डरना है, जो असफलताएँ होती हैं वही हमें आगे लेकर चलती हैं। देखिए, हम जो पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे अपना जो टॉपिक है और उसकी प्रैक्टिस सेट करेंगे। देखिए, जो क्वेश्चन हमारा पहला है, पहला क्वेश्चन में दे रखा है कि स्टार्च को जल का अपघटन से ग्लूकोज, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज से बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस, स्टार्च बनाने वाला एंजाइम है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, जो स्टार्च होता है इसका ही दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है मंड। क्या होता है? मंड। और यदि आपको ऑप्शन में स्टार्च या मंड नहीं है तो बोलेगा कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलेगा? कार्बोहाइड्रेट। तो मैंने आपको बताया कि जो पाचन होता है वो मुख गुहा में शुरू हो जाता है, और मुख गुहा में पाचन जो होता है वो स्टार्च या मंड या कार्बोहाइड्रेट का होता है। और ये स्टार्च या मंड टूट जाता है किसमें? ग्लूकोज में। और फिर ग्लूकोज के टूटने के बाद ये रूप ले लेता है शर्करा का। और जो शर्करा होता है तो इसका ही जो हमारा मुख गुहा होता है इसमें होता है आंशिक पाचन। क्या होता है? आंशिक पाचन। अब उसने ये कहा है कि स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। तो आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे, जो लार होती है, लार में क्या पाया जाता है? एमाइलेज पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है। एमाइलेज और लाइसोजाइम, एमाइलेज क्या बोलते हैं? टाइलिन। क्या बोलते हैं? टाइलिन। और तीसरा होता है सिलेस्म। क्या होता है? सिलेस्म। अब देखिए, जो हमारा ऑप्शन है तो उसने कहा कि स्टार्च को जल अपघटन, तो कौन करता है? ये करता है एमाइलेज, इसे बोलते हैं टाइलिन। क्या बोलते हैं? टाइलिन। तो बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से ये क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? अब देखिए, एक क्रिया होती है हमारी, और क्रिया क्या होती है? जो एमिनो एसिड होते हैं, एमिनो एसिड, जिन्हें बोलते हैं हम एमिनो अम्ल। क्या बोलते हैं? एमिनो अम्ल। तो ये टूटते हैं पेप्टोन में। किसमें? पेप्टोन में। और फिर ये प्राप्त होती है प्रोटीन। क्या प्राप्त होती है? प्रोटीन। अब देखिए, जो प्रोटीन से पेप्टोन जो बनाता है, प्रोटीन से जो पेप्टोन बनाता है या प्रोटीन को पेप्टोन में जो तोड़ता है वो होता है पेप्सिन। क्या होता है? पेप्सिन होता है हमारा, पेप्सिन। ठीक। और जो प्रोटीन से एमिनो अम्ल को तोड़ता है या एमिनो अम्ल से प्रोटीन का संश्लेषण करता है या प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ता है वो होता है ट्रिप्सिन। क्या होता है? वो होता है हमारा ट्रिप्सिन। तो अब आप अच्छे समझ गए होंगे कि जो एमिनो एसिड होते हैं वो टूटते हैं पेप्टोन में, फिर बनती है प्रोटीन, और प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ने का कार्य होता है पेप्सिन का। और पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? जठर रस से निकलता है, और जठर रस कहाँ होता है? वो होता है हमारा स्टोमच में। कहाँ?
स्टोमच में। अब ट्रिप्सिन जो होता है ये किसमें कार्य करता है, ये कार्य करता है हमारा अमाशय में, किसमें, अमाशय में। और किससे निकलता है ये, अग्नाशय, अग्नाशय मतलब अग्नाशय रस से निकलता है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा पेप्सिन होता है ये अमाशय में कार्य करता है, और जो ये वो होता है हमारा ट्रिप्सिन ये कार्य करता है हमारा अग्नाशय, अग्नाशय में, ठीक है। अब देखिए अब जो हमारा है, अब मैंने कहा कि इसने पूछा क्वेश्चन ये है कि ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है तो किसमें करेगा, प्रोटीन को पेप्टोन में कौन तोड़ेगा, प्रोटीन को, जो प्रोटीन है प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है कौन, हमारा तोड़ता है वो पेप्सिन। लेकिन उससे पूछा कि ट्रिप्सिन का कार्य क्या है, तो ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को कहाँ तोड़ता है, एमिनो अम्ल में तोड़ता है, किसमें, एमिनो अम्ल में तोड़ता है कौन, ट्रिप्सिन। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ने का कार्य किसका होता है, वो होता है हमारा ट्रिप्सिन का। किसका होता है, ट्रिप्सिन का। तो ऑप्शन सी हो गया आपका सही। मैं एक बार क्लियर समझा रहा हूं कि जो एमिनो एसिड होते हैं जिन्हें बोलते हैं एमिनो अम्ल, ये टूटते हैं काय में, पेप्टोन में, फिर किसमें, प्रोटीन में। अब प्रोटीन से जो पेप्टोन में टूटते हैं ये कार्य करता है पेप्सिन, और जो प्रोटीन से क्या टूटते हैं, एमिनो एसिड में टूटते हैं, वो कार्य करता है ट्रिप्सिन। कौन कार्य करता है, ट्रिप्सिन। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन हमारा ये है कि मानव शरीर में पुच्छ, अब जो पुच्छ होता है इसे क्या बोलते हैं, जो पुच्छ होता है यही होता है हमारा अवशेषी अंग, और ये अवशेषी अंग होता है ये पाया जाता है बड़ी आंत में, किसमें, बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, वो होती है 1.5 मीटर, और व्यास ज़्यादा होता है किससे, छोटी आंत से। अब जो बड़ी आंत होती है तो ये क्या करती है, ये पचे हुए भोजन का पूर्णतः अवशोषण करती है, कौन, बड़ी आंत। पचे हुए भोजन का पूर्णतः अवशोषण करती है कौन, बड़ी आंत। और जल का भी अवशोषण करती है कौन, बड़ी आंत। तो आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। और ये पुच्छ क्या होता है, ये पुच्छ होता है अवशेषी अंग, जिसे बोलते हैं अपेंडिस। क्या बोलते हैं, अपेंडिस। बड़ी आंत और छोटी आंत के जोड़ के ठीक नीचे, बड़ी आंत छोटी आंत के ठीक जोड़ के ठीक पास में होता है, इसे बोलते हैं हम अपेंडिस। और इसकी लंबाई कितनी होती है, 2.5 या 2 इंच से 3 या 4 इंच तक मानी जाती है। कितनी, 2 इंच से 3 या 4 इंच तक। और ये क्या होता है, जैसे पहले हमने कोई घास फूस खाई, जो क्या बोलते हैं सेलुलोज की होती है हमारी कोशिका, तो ये उसके पाचन में सहायक होता है। तो अब जो है ये पाया जाता है, वो पाया जाता है जानवरों में, किसमें, जानवरों में। और मनुष्य में होता है लेकिन इसका कोई कार्य नहीं होता है। जैसे मनुष्य ने या कोई जंतु ने कोई घास फूस खाई तो ये उसी के पाचन में सहायक होता है। और जो हमारी कोशिका भित्ति होती है, जो सेलुलोज होता है, उसके पाचन में सहायक हो जाता है, ठीक है। अब देखिए तो ये अपेंडिस, ये से क्या बोलते हैं, पुच्छ को बोलते हैं अपेंडिस। क्या बोलते हैं, अपेंडिस। और इसका एक नाम और होता है, वो होता है कृमि रूप परिशेषिका। कृमि रूप परिशेषिका होता है इसका नाम, ठीक है। अब देखते हैं तो ये कहाँ पाई जाती है, ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन ए है वृद्ध आंत्र, शुद्ध आंत्र, पित्ताशय, अमाशय। अब देखिए जो वृद्ध आंत्र बोलते हैं इसे बोलते हैं बड़ी आंत को। क्या बोलते हैं, बड़ी आंत को। तो ये बड़ी आंत का क्या होता है, अवशेषी अंग होता है, जिसे अपेंडिस बोलते हैं। इसकी लंबाई 2 इंच या 4 इंच मानी जाती है, 2 से 4 इंच मानी जाती है। अब जो अपेंडिस होता है इसी का जो दूसरा नाम होता है वो होता है कृमि रूप परिशेषिका, एक होता है पुच्छ। क्या होता है, पुच्छ। ये बड़ी आंत और छोटी आंत के जोड़ के ठीक पास होता है, और ठीक पास जो बड़ी आंत छोटी आंत है इसके जोड़ को बोलते हैं हम सीकम। क्या बोलते हैं, सीकम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्षुद्र आंत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासवान, मतलब क्या हो गया, ह्रासवान हमारा हो गया बढ़ता क्रम। क्या हो गया कि बढ़ता क्रम कौन सा होगा। अब देखिए ह्रासमान हमारा कमी वाला क्रम होगा, वो कौन सा होगा, कमी वाला क्रम जो होगा वो कौन सा होगा। अब मैं आपको बता दूं, जो हमारी छोटी आंत होती है वो 3 भागों में बटी होती है। कितने भागों में, 3 भागों में। एक भाग होता है हमारा ग्रहणी। क्या होता है, ग्रहणी। और सबसे अधिक पाचन जो होता है वो कौन से भाग, ग्रहणी के कौन सा होता है, वो छोटी आंत के कौन से भाग में होता है, वो होता है ग्रहणी में। किसमें होता है, वो होता है ग्रहणी में। और दूसरा जिसे हम ग्रहणी को बोलते हैं ड्यूडीनम। क्या बोलते हैं, ड्यूडीनम।
और दूसरा होता है जेजुनम। क्या होता है? जेजुनम, जिसे हम बोलते हैं मध्य आंत्र। क्या बोलते हैं? मध्य आंत्र। तो दूसरा भाग जो हुआ वो हुआ जेजुनम, जेजुनम। और तीसरा भाग जो हुआ वो हुआ इलियम। तो जो जेजुनम होता है ये गृहिणी को इलियम से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? गृहिणी को इलियम से जोड़ता है जेजुनम। और जो इलियम होता है, इलियम में ही पाई जाती है हमारी बिलाई। क्या पाई जाती है? बिलाई। और बिलाई क्या होती है? बिलाई जो होती है अंगुलियों जैसी संरचना होती है जो भोजन को तोड़ने का कार्य करती हैं। और ये इलियम जो होता है भोजन के अनुसार अपनी आकृति को बदलता रहता है, अर्थात हम कह सकते हैं ये क्षेत्रफल को निर्धारित करता है। तो जो पहला भाग होता है वो होता है गृहिणी, जो सबसे बड़ा होता है हमारा। फिर क्रमशः होता है हमारा जेजुनम, इसे बोलते हैं मध्य आंत्र। और फिर हमारा होता है इलियम, इसे बोलते हैं शेष आंत्र। तो अब इसमें पूछा है ह्रासमान जो है वो हमारा कौन सा क्रम है। अब देखिए, तो सबसे पहले हमारा आता है गृहिणी, फिर आता है हमारा मध्य आंत्र, फिर आता है शेषांत्र। अब जो शेषांत्र होता है इसे हम क्या बोलते हैं? इलियम बोलते हैं। अब इसका उल्टा क्रम उन्होंने पूछा है, तो कौन सा? जो क्रम जो होता है हमारा वो रियल में क्रम जो होता है वो होता है, एक होता है गृहिणी, इसे बोलते हैं ड्यूडिनम। और दूसरा होता है जेजुनम। क्या होता है? जेजुनम, इसे बोलते हैं मध्य आंत्र। और तीसरा होता है इलियम। क्या होता है? इलियम। तो पहला ड्यूडिनम जिसे बोलते हैं गृहिणी, और दूसरा जेजुनम जिसे बोलते हैं मध्य आंत्र, और तीसरा इलियम जिसे बोलते हैं शेषांत्र। तो अब इसका ही क्रम उल्टा लगा दीजिए, यह आ जाएगा हमारा इलियम, फिर आ जाएगा जेजुनम, फिर आ जाएगा ड्यूडिनम। सही है? ड्यूडिनम। तो देखिए मतलब शेषांत्र और मध्य आंत्र और गृहिणी। अब ये क्रम देख लीजिए, जो आपको मिल रहा है वो आपका ऑप्शन होगा। देखिए, तो शेषांत्र, मध्य आंत्र और गृहिणी, तो ये तुम्हारा हो गया ऑप्शन डी सही। अब आप कौन सा भी ऑप्शन बना लीजिए, ये भी गलत है। या मध्यांतर पहले नहीं आएगा, शेषांत्र पहले नहीं आएगा। शेषांत्र पहले आ सकता है लेकिन गृहिणी बीच में नहीं आएगा, फिर मध्यांतर बीच पहले नहीं आएगा। तो सही क्रम जो हुआ इसे क्या बोलते हैं हम? शेषांत्र को बोलते हैं इलियम। क्या बोलते हैं? इलियम। मध्यांतर को बोलते हैं जेजुनम। और जो ये गृहिणी होती है इसे बोलते हैं ड्यूडिनम। ठीक है? तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा सही क्रम, किसमें? छोटी आंत में। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, जो मैंने आपको बताया जो क्रम लगाने आता है वो छोटी आंत का लगाने आता है। और छोटी आंत को कितने भागों में बांटते हैं? वो बांटते हैं 3 भागों में। मैंने आपको बता दिया है। जो पहला भाग होता है वो होता है गृहिणी, जिसे बोलते हैं ड्यूडिनम। और जो दूसरा भाग होता है वो होता है जेजुनम, जिसे बोलते हैं मध्य आंत्र। जो तीसरा होता है वो होता है इलियम, जिसे बोलते हैं शेषांत्र। क्या बोलते हैं? शेषांत्र। तो जो गृहिणी होती है तो सबसे अधिक पाचन जो छोटी आंत में होता है वो गृहिणी में ही होता है। किसमें होता है? गृहिणी में। और गृहिणी किसका भाग है? छोटी आंत का। और छोटी आंत क्या करती है? छोटी आंत जो करती है वो करती है भोजन का पूर्ण पाचन। ध्यान रखना, भोजन का जो पूर्ण पाचन करती है और अवशोषण करती है वो छोटी आंत करती है, जिसकी लंबाई 6 से 6.9 मीटर तक होती है। इसका व्यास क्या होता है? इसका व्यास बड़ी आंत से कम होता है। और ये भोजन का क्या करती है? अवशोषण और पाचन करती है। अब देखिए, जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत जो होती है हमारी, इसकी लंबाई जो होती है 1.5 मीटर होती है, और इसका व्यास छोटी आंत से अधिक होता है। क्या होता है? छोटी आंत से अधिक होता है। और ये भोजन का पूर्णतः, जो भोजन तुम्हारा बच जाता है उसका पूर्णतः पाचन करती है। भोजन का पूर्णतः पाचन करती है कौन सी आंत? बड़ी आंत। और जल का भी अवशोषण करती है बड़ी आंत। ठीक है? अब जिस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं और जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन और है, पूछता जो पत्थरी होती है, जिसे असमरी बोलते हैं, जिसे पत्थर भी बोलते हैं, तो ये किसके पाचन में रुकावट डालती है? तो ध्यान रखना, फिलहाल का क्वेश्चन पूछा गया है। ये रुकावट डालती है वसा के पाचन में। किसके? वसा के पाचन में। अब देखिए, हम अपने और क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। क्या कहा उसने? कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में
परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो ये कहाँ भंडारित रहता है? तो देखिए पहली बात, इस क्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। और ये क्रिया कब होती है? जब लैंगरहैंस की दुबिकाएं, पहली बात लैंगरहैंस की दुबिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? वो पाई जाती हैं हमारी अग्नाशय में। किसमें? अग्नाशय में। और कितने प्रकार की? अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा होती है हमारी कौन सी? अल्फा दुबिकाएं जो अल्फा कोशिकाएं जो होती हैं, तो उनसे निकलता है ग्लूकागोन हार्मोन। क्या निकलता है? ग्लूकागोन हार्मोन। और जब ये ग्लूकागोन हार्मोन जब ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है, तब होती है हमारी ग्लाइकोसिस की क्रिया। और ग्लाइकोसिस की क्रिया जो होती है इसे बोलते हैं ग्लाइकोजन। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज का टूटना ही कहलाता है, ग्लाइकोजन कहलाता है। तो ये जो होता है ये करता है हमारा यकृत। कौन करता है? यकृत करता है। ध्यान रखना, बहुत अच्छे समझना है और बहुत अच्छे से पढ़ के आपको क्वेश्चन लगाना है। मैंने आपसे क्या कहा कि मैं 15 से 30 तक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जो एक ही टॉपिक के होंगे। और एक ही टॉपिक के क्वेश्चन, तो आप पूरा टॉपिक अच्छे तैयार कर लोगे पहले पार्ट के, तो वह आप बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा का जमा होती है। अब देखिए जो ऊर्जा होती है वो किस रूप में जमा होती है? तो मैंने आपको बताया जो ग्लाइकोजन की क्रिया होती है, जो ग्लूकोज टूटता है, और ये कौन तोड़ता है? लैंगरहैंस की दुबिकाएं तोड़ती हैं। और कौन सी होती हैं? अल्फा कोशिकाएं होती हैं। और अल्फा कोशिका में कौन सा हार्मोन निकलता है? ग्लूकागोन हार्मोन्स निकलता है। और जो ये ग्लूकागोन हार्मोन्स होता है यही करता है ग्लाइकोजन की क्रिया। तो ग्लाइकोजन की क्रिया में ही क्या होती है? ऊर्जा एकत्रित होती है। तो ऑप्शन हमारा दे रखा है इसने, ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में और ग्लाइकोजन के रूप में। तो क्या जाएगा हमारा? ग्लाइकोजन के रूप में। तो ग्लाइकोजन के रूप में क्या होती है हमारी? ऊर्जा यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं और अधिकतर स्टूडेंट इसे गलत कर देते हैं। अब गलत क्यों होता है? याद सबके होता है। गलत इसलिए होता है कि अच्छे से वो पढ़ नहीं पाते और जल्दी जल्दी में टिक कर देते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन यही पूछता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? कौन सी? अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? ध्यान रखना, सबसे बड़ी पूछेगा तो यकृत टिक करना है, जिसे बोलते हैं लीवर। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछेगा तो वो होती है अपटू ग्रंथि। क्या होती है? अपटू ग्रंथि, जिसे बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। तो ग्रंथि और हम पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं इसे? थायराइड ग्रंथि। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक पूछता है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दूसरी जो होती है वो होती है अग्नाशय। कौन सी होती है? अग्नाशय। और अग्नाशय को कहते हैं हम मिश्रित ग्रंथि। क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि। अब देखिए यही पूछा गया है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मैंने आपको बताया जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है यकृत, जिसे बोलते हैं लीवर। और यहीं बोल देता कि मानव शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि कौन सी है? तो वो होती है अग्नाशय। और कहता कि बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो वो होती है अपटू ग्रंथि, जिसे क्या बोलते हैं हम? जब बोलते हैं थायराइड ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड्स। तो ध्यान रखना, 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, एक मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, और एक मानव शरीर की जो अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि। तो वो कौन सी होती है? वो होती है हमारे अपटू ग्लैंड, जिसे बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझना है, पढ़ना है और तभी टिक लगाना है। इसने पूछा है कि इकट्ठा कहाँ होता है, और ये पूछता कि पित्त रस का श्रावण कौन करता है? तो वो करता है हमारा यकृत। श्रावण यकृत करता है या उत्पादन यकृत करता है। और जो इकट्ठा होता है पित्ताशय में होता है। और पित्ताशय कहाँ होता है? यकृत में एक थैलीनुमा, और जिसका आकार कैसा होता है? नाशपतिनुमा होता है, वहाँ इकट्ठा होता है। सामान्य पित्त वाहिका जो पित्त रस को लाती हैं वो अमाशय में लाती हैं, और जो सिस्टिक वाहिका होती हैं वो कहाँ ले जाती हैं? वो पित्ताशय में ले जाती हैं। देखिए तो इसने यही पूछा है पित्त रस का संचय किस में होता है? तो ऑप्शन ए है पीलिया, अग्नाशय, अपेंडिक्स और पित्ताशय।
किसमें होगा? पित्ताशय। पित्ताशय क्या होता है? पित्ताशय एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसका आकार कैसा होता है? नाशपतिनुमा होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा है कि पित्त का निर्माण किसमें होता है, पित्त का निर्माण कौन करता है? तो जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो ग्लैंड होती है हमारी, बहुत ही यकृत, और यकृत ही क्या करता है? पित्त रस का निर्माण करता है या उत्पादन करता है, जिसे बोलते हैं लीवर। तो ऑप्शन ए। तो देखिए इस चैप्टर के मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे करा दिए हैं, और मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। यदि किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई उसका सवाल है, तो वह कमेंट बॉक्स में लिख सकता है और अपने सवाल पूछ सकता है। हम आपको कोशिश करेंगे कि सारे सवालों के उत्तर आपको दें। तो आपको जो मैंने जो प्रैक्टिस कराई है, ये हमने पहले ही पार्ट पाचन तंत्र की कराई है। अब जो हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पोषण। क्या पढ़ेंगे? पोषण। क्योंकि ये पार्ट ऐसे हैं कि इनसे क्वेश्चन आना ही आना होता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दिए गए कंटेंट आपको बहुत पसंद आ रहा होगा और बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। आपको जो दिया जा रहा है ये NCERT कंटेंट है, और हमारी ओर से हमारे चैनल पर NCERT कंटेंट ही दिया जाएगा, जिससे कि आपको परीक्षा में बहुत हेल्प मिले। तो आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।